स्वागत है देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से। बड़ी खबर सामने आ रही। सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर टर्मिनल भवन का लोकार्पण। सीएम धामी ने किया पैसेंजर टर्मिनल भवन का लोकार्पण। देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री और हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। शुक्रवार से शुरू किया जाएगा सेवा का संचालन। 2 अक्टूबर को हेली सेवा का सफल ट्रायल हुआ था। वहीं हेली सेवा के लिए 4,989 रुपए किराया भी तय किया गया है। 11 सीटर डबल इंजन हेलीकॉप्टर सेवा देने की तैयारी में सरकार है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। 55 मिनट में तय होगा देहरादून अल्मोड़ा के बीच का सफर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, अब देहरादून अल्मोड़ा के लिए जो है हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया जाना है। जो लोग वहां आना जाना करते हैं, जिनकी वो एक कह सकते हैं कि रूट है, जो आसपास के लोग हैं, उनके लिए कितनी बड़ी राहत? बिल्कुल, इसे उत्तराखंड में पर्यटन सेक्टर में एक बूम की तरह देखा जा सकता है कि राज्य के भीतर पर्यटन की जो सुविधा है, उन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो वायदा किया था, उस वायदे को लगातार पूरा करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत ये कह सकते हैं कि देहरादून से अल्मोड़ा के बीच अब जो हेलीकॉप्टर सेवा है, उस सेवा को सुदृढ़ करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सेवा का विधिवत रूप से शुभारंभ यहाँ पर किया है। शुक्रवार से ये सेवा नियमित रूप से संचालित हो जाएगी। 4,890 रुपए में ये कह सकते हैं कि यात्री देहरादून से अल्मोड़ा के बीच पहुंचे पर मात्र 55 मिनट के सफर उसका यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से आज कार्यक्रम में 3 और बड़ी योजना यहाँ पर की गई है, जिसको उड़ान योजना के अंतर्गत देहरादून से उत्तरकाशी के बीच में भी इसी प्रकार से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। निकट भविष्य में उस पर भी यूकाडा की तरफ से काम किया जाएगा। और अभी तक ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में यात्रियों के लिए, पर्यटन सेक्टर के लिए अब हेली सेवा और विकसित करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम करते नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बातचीत यहाँ पर की जा रही है। लगातार अनुमति DGCA लेने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि राज्य के जो टूरिज्म है वो और मजबूत यहाँ पर हो सके। यहाँ पर उत्तराखंड में जो यात्री आना चाहते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देने का काम यहाँ पर किया जा सके। बिल्कुल, उत्तराखंड की अगर अब हम बात करते हैं तो जो है ये ना केवल धामों, देवभूमि, उसके अलावा पर्यटन के लिहाज से भी काफी अहम माना जाता है। हमारे मन में छवि अगर हम बात करें तो घूमने के लिए सबसे पहले पर्यटक के तौर पर और साथ ही साथ जो धाम है, इन तमाम चीजों को लेकर उत्तराखंड की जो छवि है वो बनकर सामने आती है। ऐसे में जो लोग वहां पहुंचते हैं, उनके लिए किस तरह की तैयारियां सरकार की ओर से इसके तहत? बिल्कुल, आप इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के भीतर पूरे, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। और पूरे उत्तराखंड में सिर्फ एक हरिद्वार और नैनीताल, अगर इन दोनों शहरों को छूट जाए तो लगभग हर शहर में हेलीपैड बनाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर पर्यटक आए, सैलानी यहाँ पर आए, उनको हेली सेवाओं के माध्यम से भी उत्तराखंड के जो तीर्थ स्थान है या उत्तराखंड के पर्यटक स्थल है, उनके दर्शन कराने का काम यहाँ पर किया जा सके। लगातार सरकार का प्रयास यही है और आज उसी दिशा में ये कह सकते हैं कि देहरादून में अभी तक जो अधिकांश एयरपोर्ट पर इन सब चीजों का सुविधा को यहाँ पर बढ़ाने का काम किया गया था, लेकिन अब कई सारा हेलीपैड पर भी ये कह सकते हैं कि पैसेंजर जो टर्मिनल भवन है, यात्रियों के जो प्रत्यक्ष भवन है, उसका उद्घाटन भी आज यहाँ पर हो चुका है। और आने वाले दिनों में इसी प्रकार से दूसरे शहरों में भी मुख्यमंत्री की तरफ से इस उड़ान योजना के तहत इस तरह की सुविधाओं को और बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि राज्य में आने वाले हर पर्यटक को हर सुविधा यहाँ पर मिल सके, जिसके लिए जिससे उत्तराखंड का जो पर्यटन सेक्टर है वो मजबूत हो सके। तो लगातार धामी लगा इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अभी ये कहा जा सकता है कि सरकार का जो विजन था, उस विजन के सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे और जनता को लाभ मिलना भी शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, ये जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है उसके मुताबिक 2 अक्टूबर को जो हेली सेवा का सफल ट्रायल भी हुआ था और वहीं शुक्रवार से सेवा का संचालन किया जाएगा। क्या कुछ पहले दिन संचालन के दौरान अगर हम देखें यात्रियों को खास सुविधाएं, कौन कौन से लोग वहां मौजूद रहेंगे? अभी ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजानदास, विधायक इंद्रेश्वर नाथ साहू, विधायक सविता कपूर, ये गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद है। साथ ही यूकाडा से जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। गढ़वाल कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है और उसका महानिदेशक पंकज तिवारी यहाँ पर मौजूद है। और जिस प्रकार से राज्य सरकार ने पहल शुरू करी है, इस पहल के सकारात्मक परिणाम भी और यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि राज्य में जिस प्रकार से पर्यटक आना चाहता है और इससे पहले जो सुविधाएं रहती, क्योंकि पहले
उत्तराखंड में आने के लिए, पहाड़ों पर जाने के लिए सिर्फ एक सड़क मार्ग ही मुख्य साधन होता था, आवागमन का वही यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन अब सरकार की तरफ से इन सुविधाओं में और वृद्धि करने का यहाँ पर किया जा रहा है। और आज ये कह सकते हैं कि उड़ान योजना के तहत इस हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ यहाँ पर किया दिया गया। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि इसके जो परिणाम होंगे वो राज्य के हित में होंगे और उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी और कम समय में उत्तराखंड के दूसरे जो पर्यटक स्थल है वहां पर पहुंचने का काम इनका हो पाएगा। जी अभय, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 11 सीटर डबल इंजन हेलीकॉप्टर सेवा भी सरकार जो है इसको लाने की फिराक में है, तैयारी में है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आज देहरादून अल्मोड़ा के बीच जो हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है, ये डबल इंजन हेलीकॉप्टर है, 11 सीटर हेलीकॉप्टर है और यहाँ पर सिर्फ 55 मिनट में देहरादून से अल्मोड़ा के बीच की दूरी यहाँ पर तय की जाएगी। और जिस प्रकार से सरकार ने शुरू किया तो छोटी छोटी इस तरह की सेवाएं राज्य के जो पर्यटन सेक्टर है उसको बढ़ाने वाली यहाँ पर कही जा सकती है। कोशिश की गई सरकार की कि आज देहरादून का ये हुआ, इसके बाद देहरादून से दूसरे जो शहर आपका चाहे उत्तरकाशी हो, अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो या फिर पिथौरागढ़ हो, वहाँ के लिए भी इस प्रकार की सेवाएं शुरू की जाए। दीदी के लिए भी इस प्रकार की सेवाएं शुरू करने के लिए कहा जा रहा है ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आ सके और उनको बेहतर सुविधा यहाँ पर दी जा सके। बिल्कुल अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सचिव सुनील बर्थवाल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के कृषि उत्पादों के निर्यात का केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा राज्य के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हाउस ऑफ हिमालय राज्य का शुभारंभ किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में जैविक खेती, जीआई टैग उत्पादों को बढ़ावा देने और राज्य के उत्पादों को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए एपिडा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही कहा राज्य सरकार कृषि इंडस्ट्री पर साथ साथ काम कर रही है। और सीएम धामी की पहल से उत्तराखंड में नेशनल गेम्स पर असमंजस दूर हुआ। मुख्यमंत्री ने दिल्ली पहुंचकर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के सामने पूरा मामला रखा। 38वें नेशनल गेम्स के साथ उत्तराखंड में ही विंटर नेशनल गेम्स भी होंगे। लंबे इंतजार के बाद भी जब 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन की तारीख पर असमंजस दूर नहीं हुई तो उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद पहल करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा से मुलाकात कर पूरा मामला उनके सामने रखा। मुख्यमंत्री की पहल पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ने उत्तराखंड सरकार के आयोजन की तारीखों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रदेश हित में एक बड़ी खबर आई है और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस नवरात्र के समय में हमारा प्रदेश जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा था, आज ही भारतीय ओलंपिक संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक घोषणा जो तिथि के संदर्भ में होनी थी, आज औपचारिक तिथियों की घोषणा हो गई है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक हमारे राष्ट्रीय खेल जो है वो आयोजित होंगे। निश्चित रूप से हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए, हर उत्तराखंडी खिलाड़ी के लिए बहुत गर्व के क्षण होंगे। मैं प्रदेश को इस घोषणा के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश में इस 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी को बेहतरीन करके दिखाएंगे और एक ऐतिहासिक आयोजन जो है ये आने वाले समय में होगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ पूरे उत्तराखंड के अपने उत्तराखंड के भाई बहनों और हमारे खिलाड़ियों को कहना चाहती हूँ। और वहीं चमोली से खबर सामने आ रही है, हेमकुंड साहिब के कपाट आज होंगे बंद, शीतकाल के लिए किए जाएंगे बंद। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। गुरुद्वारे में साल की अंतिम अरदास पढ़ी जाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड में सोवित किया जाएगा। पिछले साल की तुलना में श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ा है। हेमकुंड साहिब के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ा है और गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। वहीं गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड में सोवित किया जाएगा तो गुरुद्वारे में साल की अंतिम अरदास पढ़ी जाएगी।
तो हेमकुंड साहिब के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे, शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। वहीं पिछले साल के मुकाबले श्रद्धालुओं का आंकड़ा इस बार बढ़ा है। न केवल चार धाम गुरु ग्रंथ साहिब, अगर हम बात करें हेमकुंड साहिब की, वहां भी आंकड़े बढ़े हैं श्रद्धालुओं के। और देहरादून से खबर सामने आ रही, बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने जारी किया एसओपी। मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता के लिए एसओपी जारी किया गया है। तिरुपति बालाजी प्रसाद विवाद के बाद फैसला लिया गया। खाद्य सामग्री भंडारण के साथ निगरानी के दिशा निर्देश दिए गए। सामान विश्वसनीय व्यापारी से खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ फूड सेफ्टी ऑडिट में खाद्य सामग्री की भी जांच की जाएगी। तो अब मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर एसओपी जारी किया गया है। और तिरुपति बालाजी प्रसाद विवाद के बाद जो है तमाम देश भर के अलग अलग मंदिरों में इसको लेकर सवाल उठने लगे और अब बद्रीनाथ मंदिर में भी इस तरह के जो है सामग्रियों की जांच के लिए एसओपी जारी किया गया है। साथ ही साथ व्यापारी जो विश्वसनीय व्यापारी है वहीं से सामान खरीदने को भी कहा गया है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। केदारनाथ विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी चयन को लेकर आंतरिक सर्वे शुरू कर दिया। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षक विधानसभा जाएंगे और प्रत्याशी के बारे में आम लोगों के साथ ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। हालांकि बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस पार्टी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्याशियों का पैनल शीर्ष नेतृत्व को भेजेगी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चयन की दिशा में सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संभवतः 16 या 17 अक्टूबर तक सर्वे रिपोर्ट पीसीसी के पास पहुंच जाएगी। और वहीं उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है, जिससे निजात पाने के लिए कई बार सरकारों ने बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन आज तक प्रदेश में पलायन को रोकने के लिए कोई ऐसा रास्ता तैयार नहीं किया गया है जिससे पलायन को रोका जा सके। उत्तराखंड में हर साल पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करती है, जिनकी गांव की कृषि भूमि पर कोई खेती नहीं होती है और भूमि की उपज क्षमता भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी कारण प्रदेश में हर साल कृषि भूमि तेजी से घट रही है, लेकिन कृषि विभाग इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। पूर्व कृषि मंत्री प्रसाद नैथानी ने भाजपा सरकार और मौजूदा कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कृषि मंत्री रहते हुए प्रदेश में एक सर्वे कराया गया था, जिसके अनुसार प्रदेश में 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, लेकिन तेजी से हो रहे पलायन की वजह से 2,45,000 हेक्टेयर भूमि बंजर हो चुकी है, लेकिन ना तो सरकार कोई सर्वे कर रही है। सब प्रदेश के भूभागों का अध्ययन कर रहा है। जरूरत पड़ेगी कि हम फिर जैसा कानून लागे तो हम उसको भी लाएंगे, लेकिन कृषि की भूमि को बचाना अब हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि आज 24 साल के अंदर 2 लाख हेक्टेयर कृषि की भूमि या विकास के नाम पर या नाम पर चली गई है और आज इसको रोकना होगा ताकि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम अपना उत्पाद ला सकें। देखिए, ये सरकार झूठ बोल रही है। हमारे जो टोटल जो आबादी है उस आबादी का आपका जो 9 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी उपज की है, जिसमें से 2,65,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो खत्म हो चुकी है, बिक चुकी है। तो आज हमारे पास कुल 7 लाख हेक्टेयर जमीन बची है कृषि उपज की। तो उस रूप में सरकार बताए कि ये 2,65,000 हेक्टेयर जमीन क्यों बिकी, क्या कारण थे। तो इसकी वजह से जो सरकार का कहना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो बंजर खेत हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फील्ड
उनका आइडेंटिफाई करे। मैं कृषि मंत्री था, मैंने अपने जमाने में पूरे प्रदेश में एक भूमि का पूरा एक जिसको कहते हैं सर्वे कराया। और वहीं लोगों के जीवन में डाक विभाग का योगदान और उसकी सेवाओं से लाभान्वित होने को नई नई स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने को लेकर बीते 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक डाक दिवस मनाया जा रहा है। और आज विश्व डाक दिवस के अवसर पर उसके संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल उत्तराखंड ने बताया कि डाक सप्ताह के प्रत्येक दिन हम अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें 7 अक्टूबर को मेल और पार्सल दिवस मनाया गया, जिसमें डाक निर्यात केंद्र के कस्टमर के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। साथ ही 8 अक्टूबर को फ्लैटली दिवस मनाया गया, जिसमें विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही स्कूलों में बच्चों को फ्लैटली से संबंधित 2 योजनाएं, जिसमें दीनदयाल स्पर्श योजना जो छात्रवृत्ति से संबंधित है, साथ ही पत्र लेखन प्रतियोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई। 7 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक हम लोग डाक सप्ताह मना रहे हैं। तो अलग अलग दिनों में हम लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कि हमने 7 तारीख को मेल और पार्सल दिवस मनाया था, तो इसमें हमारे जितने जो बल्क कस्टमर हैं और हमारे डाक निर्यात केंद्र के जो हमारे कस्टमर हैं, उनके साथ हमने एक गोष्ठी आयोजित की, जिसके जरिए हमने उनको नई तरह हमारी जो भी नई सुविधाएं हैं उसके बारे में उनको बताया, उनको जानकारी दी और उनके सुझाव भी हमने मांगा कि उनसे डिस्कस किया कि किस तरह से हम आप उनको बेहतर सेवाएं दे सकते हैं। तो हर जगह हर डिवीजन में ये गोष्ठी आयोजित की गई थी। फिर उसके अगले दिन जो है 8 तारीख अक्टूबर को हमने फिलैटली दिवस मनाया, जिसमें कि हमने फिलैटली जो डाक संग्रह जो होती है हॉबी, उसको बढ़ावा देने के लिए हमने अलग अलग जगह पे कार्यक्रम आयोजित किए। खासकर स्कूलों में बच्चों के बीच में हमने जाके इसके बारे में जानकारी उन्हें दी कि किस तरह से वो आप इस हॉबी को अपना सकते हैं और किस तरह से हमारी जो 2 योजनाएं हैं फिलैटली से रिलेटेड, एक है दीनदयाल स्पर्श योजना जो कि एक छात्रवृत्ति की योजना है, जिसमें अगर आप सफल होते हैं उसमें भाग लेके तो आपको प्रति माह 500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और रुड़की के करौंदी स्थित एक निजी अस्पताल पर भाकियू तोमर ने नदी की भूमि पर अवैध निर्माण करने का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बरसात में यह नदी अपना रौद्र रूप दिखाती है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले भारी पानी के उफान से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है। वहीं इस नदी की भूमि के पट्टे पर निर्माण होना कोई खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में अगर यह बिल्डिंग तैयार हो जाती है और वहीं भारी बारिश से नदी में भारी उफान की वजह से इस बिल्डिंग के गिरने की आशंका पैदा हो सकती है, जिसमें जनहानि भी हो सकती है। भाकियू तोमर द्वारा आरोप लगाया गया कि यह निर्माण तमाम मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, रुड़की में एक अस्पताल द्वारा सोलानी नदी की भूमि में निर्माण करने का भाकियू तोमर ने बड़ा आरोप लगाया था। साथ ही ऐलान किया कि इस मामले को लेकर वह 2 दिन बाद रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय का घेराव भी करेंगे। ज्ञापन दिया गया था आइडिया में, जो आरोग्यम हॉस्पिटल है, आरोग्यम हॉस्पिटल में एक निर्माण कराया जा रहा है, वो HID की ओर से अभी तक उसमें कुछ रोक नहीं लगाई गई है, तो इसलिए ये धरना दिया जाएगा। और इस धरने के बाद अगर ये दिवस भी धरना दिया जाएगा, इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, निर्माण नहीं रोका जाता है, HID द्वारा निर्माण किया जा रहा है आरोग्यम हॉस्पिटल में, उसे रोकने के लिए एक हमने ज्ञापन भी दिया था, वो अभी भी नहीं सुन रहे। वहां पर काम दिन रात चल रहा है। अगर वो काम सही था तो बरसात में क्यों नहीं चलाया गया? वो काम बरसात के बाद इसलिए चलाया गया क्योंकि वो नदी के अंदर निर्माण चल रहा है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर मीटिंग रखी है और सोमवार के दिन 14 तारीख को वहां पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा। और अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर 24 तारीख के बाद वहां पर एक अनिश्चित मीटिंग आरोग्यम हॉस्पिटल के जो निर्माण चल रहा है ना उसके खिलाफ है। इसमें जो 200 मीटर छोड़ने के बाद जो सरकार की गाइडलाइन है, 200 मीटर छोड़ने के बाद निर्माण हो सकता है। इन्होंने ये निर्माण नदी में कर रहे, नदी के बीचों बीच निर्माण होगा और अगर ये निर्माण नहीं रुकता 14 तारीख में हमारा धरना 1 दिन का। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।